सूरज की पड़ती ही तेज किरणों ने सबको नींद से झट से जगा दिया। बच्चे रोते हुए उठे और गोपी कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत सा बोझ लेकर। यह किस्सा फूल नगर में आबाद एक छोटे से गांव का है, जहां गोपी अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। गोपी का शौहर रामो दरख्त से लकड़ियां काटते वक्त नीचे गिरकर माजूर हो गया था। वो अब चारपाई पर लेटा रहता और मुसलसल लेटे रहने की वजह से चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया था। सारा दिन बेटियों को देखकर आते जाते गोपी को कोसता रहता, अरे निकम्मी, अगर लड़के पैदा कर देती तो आज ये ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कुछ तो ले आते कमा के, इन चलती फुर्ती अनाज की दुश्मनों को पैदा किया है। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रामों के साथ साथ गोपी की बूढ़ी सास भी कोई कसर ना छोड़ती। मजाल है जो किसी भी ताने में वो पीछे रह जाए। अरे रामो, क्यों इस कलमुही के आगे अपना वक्त जाया कर रहा है? मैं तो पहले ही कहती थी दफ कर उसे और दूसरा बया कर ले, पर तो ने हमारी एक ना मानी। इसके ही काले नसीब से अपनी टांगे भी तोड़वा बैठा। अब क्या अपना खून जला रहा है इसके आगे? दोनों सूरज निकलते तानों की जो बरसात करते, सूरज ढलते तक खामोश ना होते। गोपी की 5 बेटियां चारपाई से लगकर उनकी बातें सुनती और रोती रहती, पर मजाल है जो उन्हें एहसास हो जाए। गोपी खामोश रहती और चूल्हे पर बैठी सबके लिए रोटी तैयार करती रहती और अंदर ही अंदर अपने नसीबों पर रोती रहती। सास शौहर जब बोल बोल के थक जाते तो पास में पड़ोसी के घर जाके बैठ जाते और अपना दिन आधा जाके वहां गुजारते। गोपी की बेटियां घर में मिलकर टोकरे बनाती थीं और गोपी मिट्टी से बर्तन बनाती थी, इसलिए गांव में वो कमयान के नाम से भी पहचानी जाती थी। गोपी के बनाए हुए बर्तन बड़े ही सफाई और खूबसूरती से बने होते थे, लेकिन सबसे खास जिससे गोपी जानी जाती थी वो गोपी के बनाए हुए मटके होते थे। जब भी हर दूसरे दिन गोपी टोकरे और मिट्टी के बर्तन जाके पास के बाजार में बेचने जाती तो वो हाथों हाथ ही बिक जाते, लेकिन रकम इसे थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में अदा की जाती। उन पैसों से गोपी घर का खर्च चलाती और रामू की दवाइयां भी गोपी के जिम्मा थीं। रामू शुरू से ही गोपी की कदर न करता था और ज्यादा बेटियां पैदा करने की वजह से तो बिल्कुल ही उसे पीर की जूती समझने लगा। गोपी एक दिन सुबह गाय के लिए घास काट रही थी। रास्ते में उसे एक ताजिर मिला। ताजिर बोला, बहन, क्या आप मुझे गोपी कमयान का रास्ता बता सकती हैं? कुछ दिन पहले कुछ मटके में यहां बाजार से ले गया था, जो शहर में बहुत ही पसंद किए गए। अब मुझे वो मटके ज्यादा तादाद में चाहिए। तो बस्ती के बाजार वालों ने मुझे बताया कि गांव की एक औरत है जो वो मटके बनाती है। गोपी बोली, वो कमयान में ही हूं, आप तादाद बता दें, मैं तैयार कर दूंगी। ताजिर बोला, ठीक है, तो आप ऐसे 100 मटके बना दें, उनकी रकम आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। मैं एक ताजिर हूं, छोटा ताजिर। ताजिर ने गोपी के घर का रास्ता मालूम किया और चला गया। गोपी ने शुक्र अदा किया और घर आ गई और अपनी बेटियों को गिले लगा के कहने लगी, आज तुम्हारी दुआ सुन ली है, मुझे बड़ी तादाद में मटके बनाने हैं, जिससे रकम एक साथ ही मिल जाएगी। आज ही एक ताजिर मिला था, अगर उसे मेरे मिटकों से मुनाफा हुआ तो वो मुझसे ही बनवाएगा और हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और तुम सबको पढ़ना था ना, जैसे ही रकम मिले कि पास के स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी। बेटियां खुशी से मां के गिले लग गईं कि वो हमेशा से पढ़ना चाहती थीं और गुर्बत इजाजत नहीं देती थी।
अभी खुशी की शुरुआत हुई ही थी कि दरवाजे पर खड़ी गोपी की सास ने सब सुन लिया और चीखती हुई अंदर आई। शोर से रामू भी उठ गया। अरे ओ निकम्मी, सारी जिंदगी तो ने यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, अब 4 पैसे क्या कमाने लगी? हमारे रिवाजों की तोड़ने निकली है। खबरदार, जो दोबारा उनको स्कूल भेजने की बात की तो सब की टांगें तोड़ दूंगी। रामू हंसता हुआ बोला, अगर यहां रहना है तो ठीक से रह, वरना सबको धक्के देके निकाल दूंगा। हमेशा खामोश सब्र रहने वाली गोपी आज टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसके पास इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन गोपी मटके बनाने बैठी कि मिट्टी कम थी, मौसम भी खराब था। उसने सोचा वो करीब के जंगल से मिट्टी ले आए ताकि मटके बना सके। वो टोकरा उठा के जंगल की तरफ निकल पड़ी। अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज हुई कि रास्ता चलने के काबिल ना रहा। लेकिन गोपी बहुत आगे आ चुकी थी कि अचानक वही एक दरवेश नुमा आदमी नंगे पीर जा रहा था। गोपी बोली, बाबा अब मेरी चप्पल ले लो, आगे रास्ता खराब है, पता नहीं आपकी मंजिल कहां है। दरवेश मुस्कुराया, भली बच्ची लगती हो, यहां क्या कर रही हो? गोपी बोली, बाबा मिट्टी का गारा लेने निकली थी, चलते चलते बहुत आगे आ गई, अब मौसम भी खराब हो गया है। दरवेश बोला, देखो बेटी, हर चीज एक अमानत है, तुम तक अगर कुछ पहुंचे तो कभी लालच नहीं करना, जितनी जरूरत हो इतना ही हासिल करना, वरना सब जाये हो जाएगा। मेरे ये अल्फाज हमेशा याद रखना। तुमने अपने पीर तकलीफ में रख के मुझे आराम देने का सोचा, बहुत कम होते हैं ऐसे। खुश रहो, हर मुश्किल अब आसान होगी तुम्हारी। और दरवेश चला गया। गोपी मुस्कुराई कि हमेशा सिर्फ बद्दुआएं सुनी हैं, आज एक भले बुजुर्ग ने इतनी दुआएं भी दे दें। अब गोपी मिट्टी का बेहतरीन गारा बनाने के लिए मिट्टी ढूंढने लगी। वहीं इसे दरख्त के नीचे कुछ मिट्टी ऐसी नजर आई जो बहुत अच्छी नजर आ रही थी। गोपी ने सोचा, क्यों न यहीं से मिट्टी का गारा उठा लिया जाए, और वो मिट्टी उठाने लगी। वहीं दरख्त के पीछे एक मटका रखा नजर आया, बहुत ही खूबसूरत। गोपी का टोकरा भर गया था। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी मिट्टी इस मटके में डाल के ले जाऊं। अब वो मटका भी भरने लगी, जब तक बारिश भी रुक गई और गोपी घर आ गई। बारिश के बाद धूप निकलते ही गांव और भी हरा भरा हो गया। सहन में बैठी बेटियां टोकरे बना रही थीं और गोपी ने टोकरे और मटके में भरी मिट्टी निकाली और गूंथने लगी। फिर मटके बनाए और उन्हें सिखा दिया। शाम में बैठी इन मिटकों को लाल गारे से रंगा, फिर सजाया। जब तक वो ताजिर भी आ पहुंचा। गधा गाड़ी में मटके रखे, रकम अदा की, गोपी का शुक्रिया अदा किया और निकल पड़ा। रात देर हो चुकी थी, अब सब सो रहे थे, पर गोपी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे सहन से कुछ अजीब खड़खड़ाने की आवाजें आने लगीं। उसने सोचा, कहीं बली तो नहीं आ पहुंची सालन खराब करने। जब वो बाहर निकली तो कोई नहीं था, पर वो मटका हल रहा था जिसमें भर के वो मिट्टी लाई। गोपी ने हैरत से मटके को देखा, वाकई ये तो मटका हल रहा है। अब मटके से एक आवाज आई, जो मुझ में डालोगी 10 गन्ना ज्यादा मिलेगा। है? गोपी हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है भला?
मटके से फिर दोबारा वही आवाज आई। गोपी ने सोचा, क्यों ना मैं इसे आजमाऊं, पर अंदर ही अंदर वो डर भी रही थी। लेकिन हिम्मत करके उसने कुछ गंदुम मटके में डाल दिया। कुछ देर में मुट्ठी भर गंदुम मटके में भर आने लगा। गोपी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या माजरा है? तब उसे याद आया दरवेश के अल्फाज, देखो बेटी, नसीब और रिस्क जब तक तुम्हारा है, जब तक तुम में हवस और लालच पैदा ना हो जाए, वरना मुजज़े भी ज़ाय हो जाते हैं। हर चीज से इतना हासिल करना जितनी जरूरत हो। गोपी ने मटका खाली किया, फिर इसमें चावल डाले तो कुछ देर में चावल भी बाहर आने लगे। फिर गोपी समझ गई कि ये एक दरवेश की दुआ लगी है। वो दरवेश था या कोई फरिश्ता, मेरा खुदा जानता है। अब की बार गोपी ने मटके में कुछ पैसे डाले और कुछ देर में मटका पैसों से भर गया। गोपी को यकीन भी हो रहा था कि वो क्या करे, पर उसके जज्बात समझ न आने वाले थे। गोपी ने सोचा कि मेरे और मेरी बच्चियों के लिए इतना बहुत है। मैं इतना ही चाहूंगी जितना संभाल सकूं और जिंदगी जिल्लत के बजाय इज्जत से गुजारूं। उसने सारे पैसे जमा करके रखे और मटका एक कपड़े में बांध दिया और आसमान की तरफ देख के सोचने लगी, अभी तो दर्द इतना भी ज्यादा नहीं हुआ था कि तूने देते ही खत्म कर दिया। और मुस्कुराई। अगली सुबह गोपी ने अपनी बेटियों के साथ ये घर छोड़ने का फैसला किया जहां उसकी बेटियों को बोझ और औरत को जूता समझा जाता था। सास और रामू तो शुरू से यही चाहते थे, पर वो अनजान थे गोपी के राज से। सास ने सामान फेंका उनका और कोसने लगी। गोपी खामोशी से निकल गई। फिर पास बस्ती में गोपी ने एक घर लिया और एक दुकान में वो अपने हाथ से बनाए मटके टोकरे बेचने के लिए रखती, जो मटके अब दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। गोपी ने अपनी बेटियों को स्कूल लगाया क्योंकि वो चाहती थी इसकी बेटियां कुछ सीखें। बेटियां मां का शुक्रिया अदा करती कि आपने हमें कभी बोझ नहीं समझा, तो गोपी का दिल भर आता। वो उन्हें प्यार से चूमती और कहती कि ये तो मुझ पर ऊपर वाले का एहसान है कि वो मुझसे इतना राजी है कि मुझे तुम सबसे नवाजा। अब जो आखिरी काम गोपी को करना था, वो मटका था। गोपी ने मटका उठाया, कपड़े में लिपटा हुआ, और जंगल की तरफ निकल पड़ी। और ठीक इसी जगह जहां उसे वो मटका मिला था, इसे वहीं रख दिया और कहा, मैं अमानत लौटाने आई हूं। मैं नहीं जानती कि इसका राज किया था, पर शायद मेरी इतनी ही जरूरत थी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गोपी नजर घुमा के चारों तरफ देखने लगी। वहां कोई मौजूद नहीं था, पर एक सुकून था, बहुत सुकून। कुछ देर में गोपी वहां से चली गई और वो मटका वहां से गायब हो गया। अब गोपी मेहनत करती और बहुत खुश थी। उसे इसकी बेटियों के नसीब से बहुत कुछ मिला। और दूसरी तरफ रामू और उसकी मां अब आपस में ही झगड़ने लड़ने लगे। लेकिन रामू ने अपने नसीब को खुद ठुकरा दिया। बेटियों को धुतकार कर इससे यही सीखा कि कोई किसी पर बोझ नहीं होता। हर एक का अपना नसीब होता है जो जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी और अमानत है, जो कभी ना भूलनी चाहिए। ज्यादा की लालच तबाही का जरिया है।